अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 17 के न्यूमेरिकल फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है इस चैप्टर की, सारे जो टॉपिक्स कवर किए हैं, आपको उनकी अच्छे से समझ आई होगी। थ्योरी जब आपको समझ आ जाए तो न्यूमेरिकल फिर मसला नहीं रहता। तो थ्योरी जो है वो बहुत कंपलसरी होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट्स के साथ नो हाउ के लिए आपको थ्योरी का पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या थ्योरी दी गई है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के से पहले कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगी। न्यूमेरिकल के बगैर आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो सकता, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते। बी पार्ट जो होता है क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का, वो हमेशा एक न्यूमेरिकल होता है, तो आप न्यूमेरिकल्स को स्किप नहीं कर सकते। मैंने जब आपको एग्जांपल सॉल्व करवाई थी तब भी मैंने आपको ये बताया था कि डाटा एक्सट्रैक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना आ जाता है तो आपके लिए न्यूमेरिकल कोई मसला ही नहीं। यानी डाटा एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या है, क्या उसने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। कुछ वैल्यूज होती हैं जो उसने सिंपली बताई होती हैं कि जी ये डायमीटर है, ये रेडियस है, ये लेंथ है, ये एरिया है। कुछ बातें होती हैं जो उसने हिडन की होती हैं, जो आपको स्टेटमेंट को बार बार पढ़ के समझ आती है कि ये चीज़ इससे इतने गुना बढ़ रही है, या आपने या वो वैल्यूज के नेम थोड़े से डिफर कर देता है, चेंज कर देता है। जो स्टेटमेंट के अंदर चीज़ लिखी होती है उसके अंदर थोड़ी वेरिएशन हो जाती है। तो वो जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो वो तब तक आपको डाटा जो है उसकी समझ नहीं आएगी। जब आपने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया तो रिवाइज करें कि ये चैप्टर के कौन से सेक्शन में से आ रहा है, कौन सी थ्योरी इससे जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है और कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। फिर जो आपको डाटा दिया जाता है, जो उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, कोशिश सारी वैल्यूज़ को आपने सही यूनिट्स में चेंज करना है। कब चेंज नहीं करना, जब आपको डाटा के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ नॉन एसआई सिस्टम में दी होंगी, यानी आपको मैथ सारे के सारे ग्राम्स में दे दिए, लेंथ सारी की सारी सेंटीमीटर्स में दे दी, नॉन एसआई सिस्टम में सारी वैल्यूज़ हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है डाटा को चेंज करने के लिए, चेंज करने की एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करने की। लेकिन अगर उसने एक भी वैल्यू आपको एसआई सिस्टम की दी है तो ये आपके पास एक की पॉइंट आ जाता है कि आपने बाकी सबको भी एसआई यूनिट्स में चेंज करना है। अच्छा, सबसे पहले तो कोशिश करें खुद सॉल्व करें। ये नहीं है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो फटाफट जी लेक्चर सुन लिया, वीडियो देख ली और या कोई की बुक खोल ली, तो नहीं। आपने कोशिश करनी है कि पहले आप खुद सॉल्व करें। इवन कि आज के लेक्चर में भी मैं आपसे यही कहूँगी कि इस स्लाइड के बाद आपके पास जो पहला न्यूमेरिकल आ रहा है आप उसे पहले खुद सॉल्व करें। जहाँ तक वो आपसे होता है पहले उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करें, फार्मूला अपने जहन में बनाएं, एक स्केच तैयार कर लें कि ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होगा। अपने सामने वो स्टेटमेंट रखें, बुक खोल के रखें, एक रजिस्टर रखें पास, कैलकुलेटर रखें और उसको जहाँ तक आपसे सॉल्व हो रहा है उस कोशिश करें उसे सॉल्व करें, और जहाँ से वो आपको लग रहा है कि अब मेरे से सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तब आप जो है वो लेक्चर की तरफ वापस आए और फिर वहाँ से देखें कि भी मुझसे क्या मिस्टेक हुई। फ़ौरन से सॉल्यूशन की तरफ ना जाएं, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी एबिलिटी का भी पता लगेगा कि आपको थ्योरी की कितनी समझ आई थी और आप डाटा को कितना समझ पाए हैं, उसमें से किस हद तक वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं। उसके बाद है कि जी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स भी हो सकते हैं। आपने क्या करना है, एक ही मेथड के ऊपर फोकस करना है जो आपको ज़्यादा आसान लग रहा है, जो आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है या जो ज़्यादा रेलेवेंट है, उससे आपने एक ही मेथड पर फोकस करना है और कंफ्यूज नहीं होना सॉल्व करते हुए। जब आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं, खुद से सॉल्यूशन आपने एक तैयार किया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करें। जहाँ से नहीं हो रहा तब सॉल्यूशन की तरफ जाएं। प्रैक्टिस मस्ट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आपने एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ये नहीं है कि अब आपने पेपर से एक दिन पहले जो है उसको देखना है। और जब तक आप उसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आएंगी। आपको हमेशा उनसे डर ही लगेगा, हमेशा वो आपको मुश्किल ही लगेगी।
और उसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है कि आप अपने नोट्स तैयार करें। ज़ाहिर-सी बात है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नोट्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएँगे। नोट्स अब आपने ऐसे तैयार करने हैं कि आप उसे नीट तरीके से कि अगर कोई और भी आपके नोट से हेल्प लेना चाहे तो वो ईज़िली ले सके। और आपने नोट्स भी ऐसे तैयार करने हैं कि दोबारा जब आप उसे देखें तो आपको उससे हेल्प मिले। ये ना हो आप अपने ही नोट्स देख के डर जाएँ। आप कहें कि इससे अच्छा है मैं की बुक पे ही जो है वो फ़ोकस कर लेती हूँ। तो नोट्स आपने अच्छे से बनाने हैं। और नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास 5-6 घंटे हैं पूरी बुक तैयार करने के लिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को अपने हाथ से सॉल्व कर सकें। जब आप अपने हाथ से बने हुए नोट्स को देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तब मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मैंने क्यों ये मेथड यूज़ किया। साथ आपने छोटी-छोटी बातें अपनी ज़हन नशीं के लिए लिखी भी होंगी, छोटे-छोटे साइड पे भी नोट्स बनाए होंगे कि भई मैंने ये फ़ॉर्मूला यूज़ किया है तो मैंने क्यों किया है। तो नोट्स जो हैं वो मस्ट हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अपने नोट्स तैयार करें। मैं आपको नहीं कहती कि आप थ्योरी के नोट्स बनाएँ, सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स के नोट्स बना लें तो दैट वुड बी हेल्पफुल। आपके जो 9 मार्क्स होंगे या 12 मार्क्स होंगे न्यूमेरिकल के वो आपको मिल जाएँगे। तीनों जो लॉन्ग क्वेश्चंस के ओवरऑल मार्क्स होंगे। चलिए जी अब फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 17.1 आपको सिलेंडर का डायमीटर बताया गया है 1.25 सेंटीमीटर और उसके साथ लोड जो है वो उसके ऊपर लगाया गया है 2500 केजी का। मैस केजी से पता लग रहा है मैस दिया हुआ है और डायमीटर आपको दिया गया है। अच्छा आपने क्या करना है कि इस लोड की वजह से जो चेंज आया है, स्ट्रेस पैदा हुआ है, वो आपने मेगा पास्कल्स में कैलकुलेट करना है। अच्छा डाटा को लिखने का मेथड मैं आपको बता दूं। डाटा को लिखने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। जैसे हम मैस की बात कर रहे हैं तो मैस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, सिंबल उसका स्मॉल एम होगा। सिंबल बड़े हेल्पफुल होते हैं। आपने एक बार डाटा में बता दिया कि मैं इस क्वांटिटी के लिए ये कीवर्ड यूज कर रही हूँ, ये सिंबल यूज कर रही हूँ, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको फुल नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार-बार डायमीटर नहीं लिखना पड़ेगा, फुल स्पेलिंग के साथ बार-बार मैथ्स नहीं लिखना पड़ेगा। जस्ट उसका सिंबल यूज़ करें और जो सिंबल डाटा में बताएं वही सिंबल यूज़ करें, चाहे वो स्मॉल लेटर है या वो कैपिटल लेटर है। अगर आप स्मॉल डी से डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने आगे भी स्मॉल डी ही यूज़ करना है। ये नहीं है सिंबल आप यहाँ पे बता दें स्मॉल डी और सॉल्यूशन में जाके कैपिटल डी कर दें और एग्जामिनर परेशान हो जाए कि भाई ये स्मॉल डी से ही कैपिटल डी कहाँ से आ गया। तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। अच्छा वैल्यू 1.25 दी गई है डायमीटर की और यूनिट उसका सेंटीमीटर दिया गया। अब चलते हैं जी गिवन डाटा की तरफ। मास आपको बताया गया है 2500 केजी और डायमीटर बताया गया है 1.25 सेंटीमीटर। अब देखें ये वाला जो मुझे फिजिकल क्वांटिटी है वो ऐसे यूनिट में दी गई है तो मुझे पता है कि मैंने इसको ऐसे यूनिट में चेंज करना ही करना है। तो 1.25 है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0.0125 मीटर बना। उसके बाद इसको मैंने रेडियस में कन्वर्ट किया क्योंकि स्ट्रेस का फार्मूला मुझसे ये डिमांड करता है और ये बात आपको तब पता होगी जब आपको उसका फार्मूला याद होगा और फार्मूला तब याद होगा जब आपको इसकी थ्योरी के बारे में पता होगा। 17 चैप्टर के अंदर सिर्फ हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उस जहाँ पे फार्मूलाज हमने यूज किए हैं, तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड आपने क्या करना है, उसने वाज़े अल्फाज में बताया है, स्ट्रेस कैलकुलेट करें। कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। फार्मूला आपको पता है, स्ट्रेस आपके पास होती है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को का हमें पता है कि वो mg के इक्वल है क्योंकि यहाँ पर आपको मास दिया गया है तो फोर्स आपको नहीं दी गई, तो फोर्स आपको निकालनी पड़ेगी यूजिंग फार्मूला mg। और एरिया नहीं दिया गया तो डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल दिया, रेडियस से हमने एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही फार्मूला, यही वैल्यूज आप एग्जैक्टली फार्मूले में पुट करें, इनकी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
199, चूंकि उसने मुझे बताया हुआ है मेगा पास्कल्स, तो मैं 10⁻6 को मेगा में कन्वर्ट कर दूंगी। अगर वो मुझे मेगा पास्कल ना कहता तो मैं सिर्फ इतना आंसर भी रहने देती तो इनफ था। जो डिमांड होती है आंसर की आप उसमें कन्वर्ट करें। अगर उसने कोई आपको स्पेसिफिक डिमांड नहीं बताई हुई तो साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ भी सकते हैं आप। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है छोटा सा लेबल, 3 to 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है थ्योरी 5 मार्क्स की आ जाती है, न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का। समटाइम्स ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों 4 मार्क्स की आ जाती है। जब 3 मार्क्स का है तो फिर 1 नंबर का आपका पूरा डाटा होता है, 1 नंबर की कैलकुलेशन होती है और 1 नंबर का आंसर होता है विद यूनिट्स। अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ या सही मेंशन नहीं किया हुआ तो वो मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। और इसी तरीके से 4 मार्क्स में 1 मार्क्स आपके पास डाटा का होता है और 2 मार्क्स सॉल्यूशन के हो जाते हैं और 1 मार्क्स अगेन आंसर के हो जाते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 1 मीटर लॉन्ग वायर है जिसे हमने स्ट्रेचिंग फोर्स के ऊपर सब्जेक्ट किया है और उस स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से लेंथ इंक्रीज हो गई है 20 सेंटीमीटर तक। आपको चेंज इन लेंथ बताई गई है। हम चलते हैं इसके डाटा की तरफ। डाटा आपको दिया गया है, ओरिजिनल लेंथ आपको दी गई है दैट इज 1 मीटर, चेंज इन लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर। चूंकि ये मीटर में है तो इसे भी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड आउट आपने सिंपली स्ट्रेन कैलकुलेट करना है और परसेंटेज एलोंगेशन कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आपको पता है दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ और वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1, ऑब्वियसली 0.2 ही होगा। परसेंटेज एलोंगेशन के लिए मतलब ये है कि उसने पूछा है कि आपके पास किस हद तक कितने परसेंट स्ट्रेन जो है वो क्रिएट हुआ है, कितना स्ट्रेन क्रिएट हुआ है। तो हम इसका फार्मूला खुद बनाएंगे। परसेंटेज एलोंगेशन इज इक्वल्स टू, जब भी किसी वैल्यू की परसेंटेज निकालनी हो तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है आपको थ्योरी में कहीं नहीं पढ़ा तो ये आपने डरना नहीं है कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया। ये कॉमन सेंस फार्मूलाज होते हैं कुछ। तो ये कॉमन सेंस फार्मूला है जो आप 6-7 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी वैल्यू की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास परसेंटेज एलोंगेशन आ जाएगी। थर्ड न्यूमेरिकल में उसने हमें 2.5 मीटर लॉन्ग वायर दी गई है और क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर और उसे स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है 1.5 मिलीमीटर तक। ये चेंज इन लेंथ बता दिया कि इतनी चेंज इन लेंथ उसमें प्रोड्यूस हुई है। किसने की? फोर्स है 100 न्यूटन की, उसने जो है ये स्ट्रेन ये चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस की। आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है? स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा जी, लेंथ आ गई 2.5 मीटर, एरिया आ गया 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर और चेंज इन लेंथ आ गई 1.5 मिलीमीटर। चूंकि ये दोनों मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन। अब हमने फाइंड आउट करना है स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी स्टोर्ड। उसने यू का सिंबल यूज किया, आपकी मर्जी, आप यू का सिंबल यूज कर लें या ई का कर लें या पीई लिख लें। बस जो आप अपने डाटा में सिंबल्स डिफाइन करें वो ही आपने कंटिन्यू रखना है। स्ट्रेन सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, आपके पास स्ट्रेन आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁴। कोशिश करें कि आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर आ रहा है, आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन में कोई आंसर आ रहा है तो उसे पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट रखें। ये इससे आपको ज़रा आसानी होगी आगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। नॉन जीरो डिजिट्स कोशिश करें कि आप अपना पहले रखें। अच्छा जी, सेकंड जो चीज़ है दैट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आपको पता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। वैल्यूज आपको दी गई हैं, सारी वैल्यूज पुट करें और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उसने हमें कोई शर्त नहीं दी हुई कि आप इसे मेगा पास्कल में लिखें या कौन से पास्कल में लिखें। बस हमने जो हमारे पास आंसर आया उसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया और पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट आ गया। स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला, वैसे तो उसने हमें ये कहा हुआ है कि विद इन द इलास्टिक रिजन, तो आप यहाँ पर 1/2
मल्टीप्लाई बाय एफ इंटू चेंज इन लेंथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये फार्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जनरल राइट फार्मूला है। इसके अलावा भी अगर कोई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा तो वो इस फार्मूले से इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैल्यूज पुट की सारी और आपके पास ये आंसर आ गया, E इज इक्वल टू 0.70747। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, 0.075 आ गया। आप राउंड ऑफ ना भी करें तो भी इट्स ओके। और जैसे हमने रवायत अभी कायम की हुई है कि सबको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है और पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको भी हम उसी तरीके से चेंज करेंगे। ये जो है ये सबसे बेस्ट वे होता है आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने का कि साइंटिफिक नोटेशन में हो और पॉइंट से पहले जो है नॉन जीरो डिजिट आ जाए। ओके जी, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। 3 न्यूमेरिकल्स ही आज हमने किए हैं ताकि आपको ज़रा मेरे मेथड से भी थोड़ी फेमिलियरिटी हो जाए, आप इससे थोड़ा फेमिलियर हो जाएं और इजीली सॉल्व कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह